हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। एक तरफ है कानून, आपकी ड्यूटी, और दूसरी तरफ है आपका करियर। एक गलत फैसला और सब सब खत्म हो सकता है। लेकिन कभी-कभी एक सही फैसला लेने के लिए शायद रूल को थोड़ा सा बेंड करना पड़े। स्कैरी, राइट? बहुत। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए रोज के एथिकल डिलेमास हैं। तो चलिए आज इस दुनिया की एक गहरी पड़ताल करते हैं। आज हम सिविल सर्विसेज में एथिक्स और इंटेग्रिटी के यूनिवर्स को डीकोड करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जो अलग-अलग एथिकल चैलेंजेस को सामने रखते हैं। राइट। हमारा सफर शुरू होगा ये समझने से कि सिस्टम को एथिकल थ्रेट्स के लिए तैयार कैसे किया जाए। फिर हम देखेंगे कि जब एक ईमानदार ऑफिसर से अनजाने में गलती हो जाए तो क्या होता है। ओके। उसके बाद एडवर्ड स्नोडेन के फेमस केस के जरिए कानून और नैतिकता की बहस में उतरेंगे। वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहुत। और आखिर में हम कुछ कॉमन अनएथिकल परसेप्शंस और एक आरटीआई ऑफिसर की दुविधा को सुलझाएंगे। सो इट्स अ पैक्ड सेशन। साउंड्स ग्रेट। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेक श्योर आपने वो सब्सक्राइब बटन दबा दिया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दी है, और कमेंट्स में बताइए आपके लिए एथिक्स का मतलब क्या है। ग्रेट आइडिया। चलिए शुरू करते हैं। पहला केस स्टडी 2019 से है। क्वेश्चन काफी डिटेल्ड है, बट मैं इसका जिस्ट बताती हूँ। सवाल ये है कि इंडिया में सिविल सर्विस एथिक्स को बेहतर बनाने के लिए इन रीसेंट टाइम्स 3 स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करने की जरूरत महसूस हो रही है। ओके, व्हाट आर दे? पहला, एंटिसिपेटिंग स्पेसिफिक थ्रेट्स, मतलब आने वाले खतरों को पहले से ही पहचानना। प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द एथिकल कॉम्पिटेंस, यानी ऑफिसर्स की एथिक्स को समझने और अप्लाई करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। और तीसरा, डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, जिससे सिस्टम ही एथिकल बने। तो क्वेश्चन है कि इन 3 इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल मेजर्स सजेस्ट किए जा सकते हैं। राइट। और इसका ब्रॉड मैक्रो थीम है सिविल सर्विस वैल्यूज इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। देखो, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। मतलब इसका कोर डिलेमा है पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्राइवेट गेन, इन दोनों के बीच बैलेंस करना। जैसे? कोई रीसेंट एग्जांपल? बिल्कुल। जैसे 2023 में दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो एलिज्ड एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट हुआ, वहां यही तो सवाल उठा कि क्या डिसीजंस पब्लिक वेलफेयर के लिए लिए गए या प्राइवेट गेन के लिए। सही। ऐसी सिचुएशंस में डियोंटोलॉजिकल अप्रोच यानी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स सबसे जरूरी हो जाता है। मतलब आपका फैसला आपकी ड्यूटी के आधार पर होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज या पर्सनल फायदे के आधार पर नहीं। तो चलिए मेजर्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट था एंटिसिपेटिंग स्पेसिफिक थ्रेट्स। इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो पहला मेजर है एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमीशन बनाना। एक ऐसी बॉडी जो प्रोएक्टिवली रिस्क असेस करेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को पहचानेगी। यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए एक पॉइंट है। आंसर में इंडिपेंडेंट एथिक्स कमीशन मेंशन करना क्यों जरूरी है? इस पे इतना जोर क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इंडिपेंडेंट यहाँ पर सबसे क्रिटिकल वर्ड है। इंडिपेंडेंस इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी। ये पॉलिटिकल प्रेशर को अवॉइड करता है, जिससे उसके फाइंडिंग्स क्रेडिबल बनते हैं। मतलब अगर कमीशन ही गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे बोलेगी? एग्जैक्टली। उसके रिपोर्ट को कोई सीरियसली नहीं लेगा। इंडिपेंडेंस यू सिद्धांत देती है, द पावर टू बाइट। तभी वो प्रोएक्टिवली रिस्क आइडेंटिफाई कर पाएगी। गॉट इट। अब दूसरा मेजर है अ रोबस्ट व्हिसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। हाँ, एनोनिमिटी प्रोटेक्ट करना और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक और सवाल, व्हिसल ब्लो मैकेनिज्म को रोबस्ट बनाने के लिए क्या की एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक कंप्लेंट बॉक्स लगा देना तो काफी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। रोबस्ट बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, कंप्लीट एनोनिमिटी। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिटेलिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब उसकी जॉब सेफ रहेगी, उसका ट्रांसफर नहीं होगा। करेक्ट। और तीसरा, एक क्लियर और टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं कि कंप्लेन करके भूल गए, उस पर एक्शन होना चाहिए। ओके। और तीसरा मेजर है रेगुलर एथिकल ऑडिट्स, स्पेशली इन वल्नरेबल डिपार्टमेंट्स। तो ये एथिकल ऑडिट्स फाइनेंशियल ऑडिट से अलग कैसे हैं? ग्रेट क्वेश्चन। फाइनेंशियल ऑडिट्स फोकस करते हैं व्हाट, पैसा कहाँ खर्च हुआ। एथिकल ऑडिट्स फोकस करते हैं हाउ एंड व्हाई। अच्छा। हाँ, वो देखते हैं कि डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या था, क्या उसमें इंटेग्रिटी थी, क्या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया गया। तो ये सिर्फ मनी ट्रेल नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग ट्रेल को ऑडिट करते हैं। ये तो बहुत डीप लेवल एनालिसिस हुआ। एक और सवाल, आंसर्स लिखते वक्त स्टेक होल्डर्स को शुरू में ही आइडेंटिफाई करने से क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे सिविल सर्वेंट्स, सिटीजंस, मीडिया एटसेट्रा? ये बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है। ऐसा करने से आप एग्जामिनर को दिखाते हैं कि आप इस इशू को होलिस्टिकली देख रहे हैं। आप समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का असर सिर्फ एक ग्रुप पर नहीं, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। इट शोज अ 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग। ओके, मेक सेंस। और कंक्लूजन में इंटेग्रिटी पैक्ट जैसा रियल एग्जांपल ऐड करने से एग्जामिनर पर क्या इंप्रेशन पड़ता है? इससे आपके आंसर में वेट आ जाता है। ये दिखाता है कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। आप जानते हैं कि ऐसी चीजें एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रही हैं। इट स्ट्रेंथेन्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर सजेशंस। परफेक्ट। तो ये हुआ पहला पार्ट। अब दूसरा, स्ट्रेंथनिंग एथिकल कॉम्पिटेंस। ऑफिसर्स को एथिकली स्ट्रांग कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एथिक्स ट्रेनिंग को करियर के हर स्टेज में इंटीग्रेट करना। ये नहीं कि बस इंडक्शन के टाइम पे एक लेक्चर दे दिया और हो गया। मतलब प्रमोशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। हाँ, मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा रियल लाइफ एथिकल डायलेमास पर बेस्ड केस स्टडीज डेवलप करना। इससे क्या होगा? इससे क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है।
जब ऑफिसर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फंसता है तो वो प्रेशर में डिसीजन लेना सीखता है। राइट। और तीसरा, मेंटरशिप और पीयर लर्निंग का कल्चर फॉस्टर करना। एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स न्यू रिक्रूट्स को गाइड करें, अपने अनुभव शेयर करें। ये किताबों से नहीं सीखा जा सकता। सही कहा, प्रैक्टिकल विजडम। ओके, और अब तीसरा एरिया, डेवलपिंग एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। सिस्टम को ही एथिकल कैसे बनाएं? इसका सबसे पहला रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना। सिंपल प्रोसेसेस करप्शन की अपॉर्चुनिटीज कम करते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उतने लूप होल्स। बिल्कुल। दूसरा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना। ई गवर्नेंस जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर लाइसेंसेस या सर्टिफिकेट्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं। बीच का मिडलमैन ही खत्म हो जाता है। लगता है कि उनकी सुनवाई होगी तो सिस्टम अपने आप सुधरता है। तो इन सबको समराइज करें तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जरूरी है। एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन और रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के बिना अ कल्चर ऑफ एथिक्स बिल्ड करना काफी मुश्किल है। ठीक है, चलो अब एक प्रैक्टिस क्यू। थोड़ा रुक कर इन 3 इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को प्रैक्टिस करो, बस मन में रिहर्स देम। एंटिसिपेटिंग थ्रेट्स, स्ट्रेंथनिंग कॉम्पिटेंस और डेवलपिंग प्रोसेसेस। गुड आइडिया। तो इस केस स्टडी का मिनी रिकैप क्या होगा? इन शॉर्ट, इस केस स्टडी से हमने सीखा कि एथिकल गवर्नेंस के लिए प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, ये तीनों पिलर्स जरूरी हैं। एक के बिना बाकी दो अधूरे हैं। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। चलो अब नेक्स्ट सिचुएशन पर चलते हैं। व्हाट हैपेंस जब एक ऑनेस्ट ऑफिसर से अनजाने में गलती हो जाए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। ये क्वेश्चन भी 2019 से है। Honesty and uprightness are the hallmarks of civil servants. In the recent past, a few instances have surfaced wherein civil servants have been implicated for bona fide mistakes. How does this trend affect the functioning of civil services? What measures can be taken to ensure that honest civil servants are not implicated? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम भी वही है, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Right. नेल्सन मंडेला ने कहा था, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। ये केस स्टडी उसी स्पिरिट के बारे में है। अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्ट ऑफिसर्स के प्रोटेक्शन के बीच का डायलेमा है। यहाँ पर आंसर की शुरुआत नेल्सन मंडेला के कोट से करना, इसका क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। ये एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करता है और एक थॉटफुल फिलोसॉफिकल टोन सेट करता है। ये दिखाता है कि आप इस इशू को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक डीपर एथिकल क्वेश्चन की तरह देख रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट, हाउ डज दिस ट्रेंड अफेक्ट सिविल सर्विसेज? जब ईमानदार ऑफिसर्स पर भी केस होने लगे तो क्या होता है? सबसे पहला और सबसे बुरा असर होता है इरोजन ऑफ मोरल एंड इनिशिएटिव। प्रोसिक्यूशन के डर से ऑफिसर्स रिस्क अवर्स हो जाते हैं, इनोवेशन रुक जाती है, कोई भी बॉक्स के बाहर सोचने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि अगर कुछ नया ट्राई किया और वो फेल हो गया तो फाइल्स पर साइन करने से पहले ऑफिसर 2 बार सोचेगा। कॉन्सिक्वेंसेस के डर से डिसीजंस डिले होते हैं। जिसे डिसीजन पैरालिसिस भी कहते हैं। यहाँ एक और सवाल, इन सब पॉइंट्स को डिसीजन पैरालिसिस की एक सिंगल थीम के अंडर ग्रुप कर सकते हैं क्या? फॉर अ मोर इम्पैक्टफुल आंसर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक एक्सेलेंट टेक्निक है। अलग अलग पॉइंट्स जैसे मोरल एरोजन, रिस्क अवर्जन, डिले इन डिसीजन मेकिंग, इन सब को डिसीजन पैरालिसिस या पॉलिसी पैरालिसिस जैसे पावरफुल टर्म के अंडर ग्रुप करने से एक स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल इंपैक्ट क्रिएट होता है। ग्रेट टिप। और क्या असर होता है? इंक्रीज्ड ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी। फोकस गवर्नेंस से हटकर सिर्फ रूल्स फॉलो करने पर चला जाता है। मतलब स्पिरिट ऑफ द लॉ की जगह लेटर ऑफ द लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम हो या ना हो, बस पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। और इस सब का रिजल्ट? डिक्लाइन इन ट्रस्ट। पब्लिक का ट्रस्ट कम हो जाता है सिस्टम में। बिल्कुल। और एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन पर। टैलेंटेड लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ ईमानदारी से काम करने पर भी फंस सकते हैं। सही। तो इन सब पॉइंट्स के साथ प्रोफेशनलिज्म, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ जैसे कीवर्ड्स जोड़ने से क्या फायदा होता है आंसर में? इससे आप अपने पॉइंट को सीधे सिलेबस के कोर वैल्यू से कनेक्ट करते हैं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, आप ये भी समझते हैं कि ये प्रॉब्लम सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को कैसे डैमेज कर रही है। इट शोज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। समझ गए। तो ये तो हुई प्रॉब्लम, अब सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन? सबसे पहला मेजर, क्लियर गाइडलाइंस एंड एसओपीज। एम्बिगुइटी को कम करने के लिए रूल्स इतने क्लियर होने चाहिए कि इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश कम हो। दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैलिफाइड एंड बोनाफाइड मिस्टेक्स। इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग और अनइंटेंशनल एरर में साफ साफ फर्क करना जरूरी है। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, मैलिफाइड और बोनाफाइड के बीच लीगल डिस्टिंक्शन कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है? ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। इसके लिए एविडेंस देखा जाता है, जैसे क्या ऑफिसर को कोई पर्सनल गेन हुआ, क्या उसने जानबूझकर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स से डिविएट किया, क्या कोई पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस है। इन सब फैक्टर्स को देखकर इंटेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओके, और क्या मेजर्स हो सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोटेक्शन फॉर ऑनेस्ट मिस्टेक्स। एक लेजिस्लेशन लाना फॉर लीगल प्रोटेक्शन, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इंटरनल चेक्स भी जरूरी है ना? बिल्कुल। स्ट्रेंथनिंग इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म्स, इंटरनल रिव्यू प्रोसेसेस, ताकि एरर्स को शुरू में ही पकड़ा और ठीक किया जा सके। फिर आता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स को पनिशमेंट के डर से नहीं, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना। ये कल्चर ऑफ लर्निंग सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? इसके 2-3 प्रैक्टिकल तरीके हैं। एक,
anonymous reporting of errors without punishment, जिससे लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर सकें। दूसरा, रेगुलर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स जिसमें डिस्कस हो कि क्या गलत हुआ और आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फोकस ब्लेम पर नहीं, लर्निंग पर हो। गॉट इट। और फाइनली, एक इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर इम्पार्शियल असेसमेंट। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? सो द की इज बैलेंस। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, पर ऑनेस्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इस डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, लेट्स डू अ क्विक प्रैक्टिस। Pause and say out loud the difference between mala fide and bona fide mistakes. Mala fide is with bad intent, bona fide is an honest error. परफेक्ट। तो इसका मिनी recap. In short, protecting honest officers isn't about excusing mistakes. It's about creating an environment where they can innovate without fear for the greater good. Brilliant. यहाँ तक हमने सिस्टम के अंदर की बातें की। अब एक ऐसा केस लेते हैं जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गया। Here's where it gets really interesting. अब हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें लॉ और मोरालिटी आमने सामने खड़े थे। और वो है एडवर्ड स्नोडन का केस। ये 2018 का क्वेश्चन है। एडवर्ड स्नोडन released confidential government documents to the press about surveillance programs. Do you agree that Snowden's actions were ethically justified, even if legally prohibited? Why or why not? Make an argument by weighing the competing values in this case. इसका ब्रॉड मैक्रो थीम वही है, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, स्नोडन का एक्ट लीगैलिटी और मोरालिटी के टेंशन को एक्सपोज करता है। बिल्कुल इंडिया के पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी जैसा, जहां सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का एथिकल डायलेमा था। करेक्ट। इसको हम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स एनालाइज कर सकते हैं, यानी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। सवाल यह है कि स्नोडन के एक्ट से ज्यादा लोगों का भला हुआ या नुकसान। तो इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एक साइड ले लें? नहीं, मेरे को नहीं। इस आंसर में फॉर और अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट्स देना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपसे एग्जामिन या वे करने को कह रहा है। इसका मतलब है कि आपसे बैलेंस्ड क्रिटिकल थिंकिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। यू मस्ट एग्जामिन ऑल साइड्स। ओके, तो पहले फॉर द मोशन जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टिंग एथिकल जस्टिफिकेशन। पहला आर्ग्यूमेंट है कॉमन गुड अप्रोच। स्नोडन ने गवर्नमेंट की ओवररीच को रिवील करके आम जनता का भला किया। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी प्राइवेसी के साथ क्या हो रहा है। राइट। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। विसल ब्लोइंग पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाता है। अगर गवर्नमेंट को पता है कि उनके एक्शंस लीक हो सकते हैं तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे। और तीसरा, यूटिलिटेरियन अप्रोच जो आपने मेंशन किया। हाँ, ओवरऑल हैप्पीनेस मैक्सिमाइज हुई क्योंकि सिटीजंस को इन्फॉर्मेशन मिली जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देखते हैं। एथिकली जस्टिफाइड क्यों नहीं था? पहला और सबसे क्लियर पॉइंट, डिसरिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। उसने एस्पियोनाज एक्ट को तोड़ा। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी लॉज पर चलती है। अगर हर कोई अपनी मोरालिटी के हिसाब से लॉ तोड़ने लगे तो केओस हो जाएगा। वैलिड पॉइंट। दूसरा, पोटेंशियल हार्म टू नेशनल सिक्योरिटी। क्लासिफाइड इन्फो लीक करने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। टेररिस्ट उस इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठा सकते हैं। और तीसरा, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। उसने अपने एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट को तोड़ा। उसने एक प्रॉमिस तोड़ा था जो कि अपने आप में एक अनएथिकल एक्ट है। तो यहाँ मीन्स वर्सेस एंड्स की डिबेट सीधे सीधे अप्लाई होती है। बिल्कुल। द एंड exposing surveillance might be good, but the means breaking the law is questionable. The answer must weigh if the end justifies the means. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी मेंशन करके आप इस स्पेसिफिक केस को एक फंडामेंटल पॉलिटिकल फिलॉसफी से कनेक्ट करते हैं। आप कहते हैं कि सिटीजंस सिक्योरिटी के लिए स्टेट को कुछ पावर्स देते हैं, लेकिन उन पावर्स की एक लिमिट है। स्नोडन का केस उस लिमिट को क्वेश्चन करता है। इट शोज डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वाओ, ओके। और इंडिया का विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 मेंशन करना क्यों एक स्मार्ट मूव है? क्योंकि ये एक ग्लोबल एग्जाम्पल को लोकलाइज करता है। ये आपके आंसर को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए ज्यादा रेलेवेंट बनाता है और दिखाता है कि आपको डोमेस्टिक लॉज की भी अवेयरनेस है। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यूएसए की नहीं, हमारी भी है और हमारे पास इससे डील करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। तो इन दो कंपीटिंग वैल्यूज, नेशनल सिक्योरिटी और राइट टू प्राइवेसी, को बैलेंस कैसे करें? यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्लियर लीगल फ्रेमवर्क्स, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज या जुडिशरी, और ये इंश्योर करना कि सर्विलेंस नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट हो, एब्सोल्यूट नहीं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी हेल्प करते हैं। तो आपका फाइनल टेक क्या है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाइक प्राइवेसी। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस लाने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक अवेयरनेस। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि स्नोडन केस हमें सिक्योरिटी, प्राइवेसी और विसल ब्लोअर के रोल के बारे में इंपॉर्टेंट एथिकल लेसन सिखाता है, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, जैसे इंडिया में सत्यम स्कैंडल के बाद विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज और स्ट्रांग हुए। राइट। एक प्रैक्टिस क्यों? योर टर्न। पॉज करके स्नोडन के फेवर में एक आर्गुमेंट और अगेंस्ट में एक आर्गुमेंट प्रैक्टिस करो। गुड वन। और इसका मिनी रिकैप। In short, the Snowden case teaches us that sometimes what is legal is not ethical, and what is ethical is not legal, creating a true and very difficult dilemma. बिल्कुल। चलो अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। सिस्टम के अंदर काम करते हुए कुछ परसेप्शंस बन जाते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं। Okay, this is very practical. ये 2017 से है।
यू आर एन ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट, यू ऑफन ऑब्जर्व द फॉलोइंग। और फिर 4 स्टेटमेंट्स हैं। ए, unfair practices may help to reach the career goals. B, a small minority having a penchant towards ethical means makes no difference. Sticking to ethical means is detrimental to the larger developmental goals. Or D, giving and accepting small gifts makes the system more efficient. Right. Question है कि इन सब statements को उनके merits और demerits के साथ examine करो। Right. और इसका broad micro theme भी है, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Yes. ये केस स्टडी पब्लिक सर्विस में एथिकल वैल्यूज के इरोजन को हाईलाइट करता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में हुआ था, जहां सिस्टम ऐसे ही चलता है वाली सोच हावी हो गई थी। यहाँ कोर डायलेमा है एथिकल कंडक्ट वर्सेस करियर एडवांसमेंट। तो एक एक करके देखते हैं। पहला, ए, अनफेयर प्रैक्टिसेस हेल्प करियर गोल्स। इसका परसीव्ड मेरिट क्या है? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका परसीव्ड मेरिट शॉर्ट टर्म है, एक सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन यूटिलिटेरियन अप्रोच है। शॉर्ट टर्म में हाँ हो सकता है करियर प्रोग्रेशन मिल जाए, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन डीमेरिट? डीमेरिट बहुत बड़ा है, इट इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट। ये कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी फॉस्टर करता है और ये ऑफिसर की डिओंटोलॉजिकल ड्यूटी को, उसके फर्ज को निग्लेक्ट करता है। और हर डीमेरिट को एक रियल लाइफ स्कैम जैसे 2G से लिंक करने का क्या इम्पैक्ट है? इससे आपके आर्ग्यूमेंट को पावरफुल कॉन्क्रीट एविडेंस मिलता है। आपका आंसर सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रह जाता, बल्कि मच मोर कन्विंसिंग बन जाता है। आप दिखा रहे हैं कि इस सोच के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस कितनी डिजास्टर्स हो सकते हैं। सही। अब दूसरा स्टेटमेंट, एथिकल माइनॉरिटी मेक्स नो डिफरेंस। इसका परसीव्ड मेरिट है एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, मैं अकेला क्या कर लूंगा। इससे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। एग्जैक्टली। लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि ये इन एक्शन को जस्टिफाई करता है। स्मॉल माइनॉरिटीज कैन एंड डू इंस्पायर चेंज। महात्मा गांधी एक वन मैन आर्मी थे। ये परसेप्शन वर्च्यू एथिक्स को अंडरमाइन करता है। राइट। तीसरा स्टेटमेंट जो बहुत कॉमन है, सी, एथिक्स आर डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट गोल्स। रूल्स फॉलो करने से काम स्लो होता है। इसका परसीव्ड मेरिट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म पर बेस्ड है, मतलब एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अगर रूल्स बेंड करने से प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होता है तो क्या हर्ज है। लेकिन इसका डीमेरिट? ये एक स्लिपरी स्लोप है, आज थोड़ा कल ज्यादा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंडर करता है। सत्यम स्कैम इसका प्राइम एग्जांपल है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए एथिक्स को साइड में रखा और लॉन्ग टर्म में सब बर्बाद हो गया। और आखिरी स्टेटमेंट, गिविंग एंड एक्सेप्टिंग स्मॉल गिफ्ट्स मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट। इसका परसीव्ड मेरिट एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है, फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी। थोड़ा चाय पानी और फाइल आगे बढ़ गई, गुडविल बनती है। पर यहाँ एक सवाल, ये स्मॉल गिफ्ट्स को स्पीड मनी या ब्राइबरी से अलग कैसे देखा जा सकता है? लाइन बहुत थिन है। बहुत थिन लाइन है, ये इंटेंट पर डिपेंड करता है। एक स्मॉल गिफ्ट जैसे दिवाली पर मिठाई का डब्बा एक कल्चरल कर्टेसी हो सकता है, लेकिन स्पीड मनी एक्सप्लिसिटली एक ब्राइब है काम को जल्दी कराने के लिए। लेकिन डीमेरिट यही है कि ये प्रोफेशनल कंडक्ट और पर्सनल फेवर्स की लाइन को ब्लर कर देता है। और ये इम्पार्शियलिटी को वायलेट करता है। एब्सोल्युटली। कोलगेट स्कैम इसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे छोटे छोटे फेवर्स मिलकर एक बड़ा करप्शन नेटवर्क बनाते हैं। एक और चीज, हर स्टेटमेंट के लिए मेरिट और डीमेरिट दोनों लिखना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन ने एग्जामिन करने को कहा है। क्योंकि एग्जामिन का मतलब ही है कि आपको इशू को हर एंगल से एनालाइज करना है, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना। मेरिट लिखने से आप दिखाते हैं कि आप समझते हैं कि कोई इंसान ऐसी परसेप्शन क्यों रखता है। इट शोज एम्पैथी एंड अ न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग। राइट। तो इन सब परसेप्शंस को काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? इन परसेप्शंस को काउंटर करने के लिए एथिकल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। RTI एक्ट जैसे पॉजिटिव एग्जाम्पल से कंक्लूड करना अच्छा रहता है। ये दिखाता है कि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रिहर्सल। स्टेटमेंट डी का मेरिट और डीमेरिट अपने वर्ड्स में बोलो। स्मॉल गिफ्ट्स, एफिशिएंसी वर्सेस ब्लर्ड लाइंस। ग्रेट। तो इसका मिनी रिकैप। In short, these perceptions, while seeming practical, erode the very foundation of public service, which is trust and impartiality in the long run. बहुत साफ। तो ये सब परसेप्शंस एक ऑफिसर को ऐसी सिचुएशन में ला सकते हैं जहां उन्हें अपनी गलती और अपनी ड्यूटी के बीच चुनना पड़े। हमारा आखिरी केस स्टडी ऐसी ही एक दुविधा के बारे में है। ओके, हमारे फाइनल केस स्टडी पर आते हैं। इमेजिन करो आपको अपने ही एक गलत डिसीजन की फाइल को RTI के अंदर डिस्क्लोज करना है। What would you do? ओह, दैट्स टफ। ये 2013 का क्वेश्चन है। A public information officer has received an application under the RTI Act. The information pertains to some of the decisions taken by him, which were found to be not altogether right. मतलब उसने कुछ गलत फैसले लिए थे। हाँ, disclosure is likely to lead to disciplinary action. Non-disclosure will result in lesser punishment or no punishment. He comes to you for advice. और फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं टू इवैल्यूएट। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम भी वही है, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट। ये क्लासिक डिलेमा है, पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस वर्सेस ड्यूटी टू अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी। ये PIO का क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है, ड्यूटी वर्सेस सेल्फ प्रिजर्वेशन। बिल्कुल। और यहाँ एक डियोंटोलॉजिकल लेंस जो ड्यूटी पर फोकस करता है, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, बेस्ट वे है टू एनालाइज दिस। तो इस केस के लिए डियोंटोलॉजिकल अप्रोच ही बेस्ट क्यों है, यूटिलिटेरियन क्यों नहीं? क्योंकि RTI एक्ट PIO पर एक क्लियर अनएम्बिगुअस ड्यूटी इंपोज करता है। डियोंटोलॉजी इस ड्यूटी को प्रायोरिटाइज करता है पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से ऊपर। यूटिलिटेरियनिज्म यहाँ डेंजरस हो सकता है क्योंकि PIO ग्रेटर गुड के नाम पर इंफॉर्मेशन छुपाने को जस्टिफाई कर सकता है। बट लॉ इज द लॉ, उसकी ड्यूटी साफ है।
ओके, तो चलो ऑप्शंस इवैल्यूएट करते हैं। ऑप्शन 1, रेफर टू सुपीरियर ऑफिसर। इसका मेरिट है कि वो हायरार्की फॉलो कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज कर रहा है। लेकिन डीमेरिट? डीमेरिट ये है कि अगर सुपीरियर गलत एडवाइस दे तो ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये एक तरह से डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। ठीक है। ऑप्शन 2, प्रोसीड ऑन लीव ट्रांसफर एप्लीकेशन। इसका एक ही मेरिट है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाना। और डीमेरिट तो साफ है, इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। ये तो कायरता है। बिल्कुल। अब ऑप्शन 3, कॉम्प्रोमाइज इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, थोड़ी छुपा लो। इसका मेरिट ये लग सकता है कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। लग सकता है, लेकिन ये सबसे डेंजरस ऑप्शन है। इसका डीमेरिट है कि ये आरटीआई एक्ट का डायरेक्ट वायलेशन है, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है और ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। इन चारों ऑप्शंस में आपके हिसाब से सबसे अनएथिकल ऑप्शन कौन सा है एंड व्हाई? आर्ग्यूबली ऑप्शन 3 सबसे अनइथिकल है, क्योंकि इसमें आप एक्टिवली इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रुथ के प्रिंसिपल्स पर डायरेक्ट असॉल्ट है। बाकी ऑप्शंस में आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसमें आप सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। राइट। और आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन 4, कंसल्ट कॉलीग्स। मेरिट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद कोई अच्छी सलाह मिल जाए। डीमेरिट? हाई चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड बायस्ड एडवाइस। हो सकता है कॉलीग्स भी यही कहें कि यार फंस जाएगा, छुपा ले। सही। तो एक आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन बताने से पहले दिए गए ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना क्यों जरूरी है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाता है। आप पहले गिवन चॉइसेस को एनालाइज करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और फिर उनसे बेहतर एक सुपीरियर वेल रीजन्ड अल्टरनेटिव प्रेजेंट करते हैं। इट शोज योर एनालिटिकल स्किल्स। तो इन चारों में से तो कोई भी आइडियल नहीं है। आपकी एडवाइस क्या होगी उस पीआईओ को? रेकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। मेरी एडवाइस इन 4 स्टेप्स में होगी। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, अपहोल्ड ड्यूटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले पीआईओ को इन्फॉर्मेशन ट्रूथफुली और कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी चाहिए। इंटेग्रिटी फर्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना कर सके। ठीक है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी विद सुपीरियर ऑफिसर। अपने सुपीरियर को पूरी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना, उनसे एडवाइस मांगना, बट अल्टीमेटली डिसीजन अपना लेना। और चौथा, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर कॉन्वर्सेशन, हर डिसीजन को रिकॉर्ड करना। इस रेकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन में डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग जैसा प्रैक्टिकल स्टेप ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रैक्टिकल विजडम डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि आपका सोल्यूशन सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। एक क्लियर डिफेंसिबल रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस होने से अगर उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होता भी है तो वो साबित कर सकता है कि उसने गुड फेथ में और ड्यू प्रोसेस के साथ काम किया। फैंटास्टिक। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? This case highlights the importance of integrity in upholding the spirit of the RTI Act. PIO का choice to prioritize duty over self-preservation public trust को strengthen करता है और इसका conclusion future oriented भी हो सकता है। मतलब आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए रेगुलर एथिक्स ट्रेनिंग फॉर PIOs होनी चाहिए। ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि सिस्टमिक इंप्रूवमेंट्स के बारे में भी सोच रहे हैं। ब्रिलियंट। चलो एक सिंपल प्रैक्टिस क्यू। पॉज करके बोलो, माई ड्यूटी अंडर द आरटीआई एक्ट इज टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। Just practice saying it with conviction. दैट्स अ पावरफुल वन। और इस फाइनल केस का मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, When in an ethical dilemma, the path of transparency and duty, though difficult, is always the right one for a civil servant. सो व्हाट अ सेशन। बहुत कुछ अनपैक किया हमने। हाँ, काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई, हमने शुरू किया स्ट्रॉन्ग एथिकल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने से। जिसमें एथिक्स कमीशन और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की बात हुई। फिर हमने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत समझी, बोनाफाइड मिस्टेक्स के कॉन्सेप्ट को डिकोड किया। राइट, ताकि डिसीजन पैरालिसिस ना हो। एडवर्ड स्नोडन केस ने हमें लॉ और मोरालिटी के बीच की फाइन लाइन दिखाई, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। एक क्लासिक डायलेमा। हमने कॉमन अनएथिकल परसेप्शंस को उनके डेमेरिट्स के साथ चैलेंज किया। हाँ, वो सिस्टम ही ऐसा है वाली सोच। और फाइनली आरटीआई डिलेमा में ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी की जीत हुई। ये सब डिस्कस करने के बाद एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूँ। प्लीज सोचो अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपके पास सिस्टम को ठीक करने की पावर है, बट उसके लिए एक बोनाफाइड मिस्टेक का रिस्क लेना पड़ेगा। अ डिसीजन दैट कुड पोटेंशियली रूइन योर करियर। व्हाट वुड यू चूज? रिस्क लेना फॉर द ग्रेटर गुड या सेफ खेलना? इस पर सोचना जरूर। वाओ, दैट्स अ डीप वन टू एंड ऑन। अगर ये गहरी चर्चा आपको पसंद आई तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वील बी बैक विद अनदर डीप डाइव सून। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग